देखो नोट्स में भेज दूंगा, मत टेंशन, नोट्स की देखो ना, नोट्स में भेज दूंगा इसकी। तुम ये देखो नेक्स्ट आगे क्या टॉपिक आ रहा है अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, उसका नाम है, ठीक है, हम लोगों ने एक यूनिट यूनिट पढ़ी थी ना कल, वोल्ट की, है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वोल्ट क्या था। अच्छा वोल्ट मैंने बोला ही नहीं, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, जो विभव होता है या पोटेंशियल होता है। हाँ हाँ हाँ, एक अपन क्यू जीरो। हाँ हाँ हाँ, फोर्स का मान रखना है, अभी कितना आता है, फोर्स का मान रख के देख कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू का स्क्वायर नहीं आ रहा क्या, दूर यहाँ भी आ रही है, क्यों नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इसी, जब फोर्स करता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा। डिपेंड तो वो नहीं करता, सिग्मा वाला जो पतली परत वाला होता है, हाँ जो पतली परत की वजह से जो होता है ना, निकालते हैं अपन सिग्मा को एप्सिलॉन नोट, वो नहीं करता डिपेंड, वहां पे कोई नहीं आ रहा, ये तो करेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो विभव होता है पोटेंशियल, उसकी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उसका डब्ल्यू अपॉन क्यू है ना, वी बराबर क्या आया था, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है, अगर क्यू नोट या क्यू ए की बात है, तो क्या बनेगा, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल का मात्रक कुलाम, तो जूल पर कुलाम, और जूल पर कुलाम को अपन बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, जूल पर गुलाम को बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक वोल्ट अगर अपन लिखे तो एक जूल बटे एक गुलाम, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, आप लोग खुद बना सकते हो, अपने खूब बनाई है ऐसे, है ना, एक जूल अपन एक गुलाम की डेफिनेशन अपने खूब बनाई है। एक वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, कि इंफिनिटी से या अनंत से एक गुलाम आवेश को, अनंत से एक गुलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, है ना, क्या बोला मैंने, एक गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव का मान एक वोल्ट होता है, ठीक है, तो उस बिंदु पर विभव का मान एक वोल्ट होता है। द वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज वन जूल, then the potential at that point is called 1 वोल्ट, एक वोल्ट पे जो पोटेंशियल होगा, मतलब उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा, तो ये एक वोल्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। वोल्ट उसका ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही यूनिट है वोल्ट इसकी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे सीजीएस यूनिट की बात करें तो आप लोग जानते हो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है, एक जूल में 10,007 अर्ग होते हैं, और एक गुलाम में क्या होते हैं, एक गुलाम चेंज होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में, ESU, 3 × 10⁻9, है ना, ESU में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, आप इसको सोल्व करोगे लगभग लगभग 1/300 ये आएगा, और इसका बनेगी यूनिट स्टेट वोल्ट, क्या बनेगी इसकी यूनिट, स्टेट वोल्ट, ये बन जाएगी सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें आगे, तो अगर Q पॉजिटिव है, अगर Q आपका पॉजिटिव है, अगर Q नेगेटिव है, दो चीजें हैं अपने पास, Q ग्रेटर देन जीरो, Q लेस देन जीरो, Q लेस देन जीरो है तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर Q ग्रेटर देन जीरो है तो वो नेगेटिव मिलेगा आपको, क्योंकि आप अनंत से लेके आ रहे हो उस चार्ज, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया मैंने, ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये Q माइनस में है, Q लेस देन जीरो है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दो चीजें, सिंपल सी बात है। अब हमारा मेन जो डेरिवेशन है वो क्या है, वो आप अब आ रहा है अपने सामने आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
जो मेन डेरिवेशन है वो ये वाला है। देखो आप, टॉपिक का नाम क्या है कि ना, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश, है ना, किसी बिंदु पर विभव, सॉरी ना, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर विभव निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है, ठीक है, याद रखना ये बात, किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है, लेकिन वो बिंदु ऐसा है, वो पॉइंट है, वो एकल बिंदु है, जैसे अपन ने लिखा था ना, किसी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपन ने, के क्यू अपन आर स्क्वायर आया था, ऐसे ही किसी भी पॉइंट की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना आएगा हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किसी पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं हम यहाँ पे इस जगह, ठीक, किसी बिंदु की वजह से निकाल रहे हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए, एक डायग्राम बनाएंगे अपन एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, ठीक है, आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, ये आप इसका ओरिजिन हो जाएगा मूल में, ठीक है, हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इस ओ वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, इस ओ वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है, कैपिटल क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, और इस कैपिटल क्यू से कुछ दूरी पर, इस कैपिटल क्यू से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है, इस ओ से पी की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद कुछ दूरी पर, या आप अनंत भी मान सकते हो, यहाँ एक बी पॉइंट मैंने नाम दिया इस जगह, ठीक है, कुछ दूरी पर आप अनंत भी मान सकते हो, उसको मैंने बी पॉइंट, चलो अनंत को क्या माने, अनंत तो कुछ है ही, इन्फिनिटी है तो उसको तो क्या माने आपको, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं अपन, यहाँ से कोई इस जगह मान सकते हैं एक पॉइंट को, अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं अपन चार्ज को, है ना, अपन बोलते हैं ना अनंत से बी तक लेके आएंगे, फिर बी से यहाँ तक जाएंगे, तो अपन ने इसको नाम दे दिया इस जगह, ठीक है, और अगर ये बी है तो ए भी आ जाएगा एक पॉइंट दो, अगर आप दो बिंदु के बीच में काम करोगे तो ए से बी आ जाएगा, इन्फिनिटी से ए से बी, या इन्फिनिटी से बी, ठीक है, दो बिंदु के बीच में काम कर सकते हैं अपन, ठीक। अब क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है कि कहा है क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक +1 अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन क्या करते हैं, +1 ले लेते हैं, यूनिट चार्ज है ना, यहाँ पे अपन यूनिट चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे अल्पांश बोलते हैं मैंने, यूनिट चार्ज लेंगे अपन यहाँ पे +1 इस जगह, ताकि क्या करेंगे अपन डायरेक्शन निकाल सकेंगे, प्लस है या माइनस है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आप ये चीज देखोगे कि ये जो बिंदु है दो, ए और बी, इसके बीच में हमें चार्ज को मूव करवाना है, ठीक है, इसके बीच में हमें चार्ज को मूव करवाना है, तो मैंने मान लिया कि इस ओ पॉइंट से इस बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, इस ओ पॉइंट से बी की डिस्टेंस है वो एक्स है, तो फिर अल्पांश लेना पड़ेगा, अल्पांश कितना जाएगा, वो डी एक्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, कहां से कहां तक, ए से बी तक की दूरी, इसकी वजह से ना यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना आप भी बात, इसकी वजह से यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इस दूरी को मैंने मतलब मेंशन किया है यहाँ पे एक्स को, ठीक है, और ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है, जो दूरी कितनी है उसकी dx, +1 क्यों रखा है अपन ने, डायरेक्शन चेक करने के लिए, दिशा निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, अगर हम लोग इस बी, माना कि हमने चार्ज यहां से लिया, यहाँ आया और यहाँ आ गया इस जगह, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये आपको पता है, किसी बिंदु आवेश की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 1/4πε0, 1/4πε0, चार्ज कितना है q अपॉन दूरी कितनी है x, तो x², और डायरेक्शन ले लेंगे अपन x के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस Q की वजह से x दूरी पे जो चार्ज आया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r², ठीक है, Q/r² x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ए बिंदु तक लेके आ गए, फिर ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं चार्ज को, कितना चार्ज कर रहे हैं, dx डिस्टेंस तक अपन उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर dx तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसमें काम करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, डब्ल्यू कौन सा वर्क है, जो ए से बी तक इसको विस्थापित करने में जो काम किया गया है वो कहलाएगा आपका dx दूरी के लिए, f डॉट dx के लिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, ठीक है, लेकिन चार्ज कौन सा अपना यूनिट चार्ज है, चार्ज कैसा है, यूनिट चार्ज है, +1 है, तो f किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं f इक्वल टू QE होता है, लेकिन यूनिट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, f इक्वल टू E हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर f इक्वल टू E हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, f की जगह E पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 से
dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डॉट dx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अगर अपन ने F इक्वल टू E पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो आप, अब कुल कार्य निकालना है आपको, कुल कार्य। ठीक है, पहले आपने क्या करा, अनंत से स्टार्ट किया, ए पे आए, ए से बी तक अपन ने dx निकाल लिया, फिर बी से यहां तक जा रहे। कुल मिला के हम क्या करना है, अनंत से इसको ओ तक लेके आना है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले छोटा पार्ट कट कर लिया, मैंने इस पॉइंट के बीच में मूव कराया, यानी कि हमने छोटा सा पार्ट कट कर लिया। ये तो छोटी सी चीज थी, मतलब कि हम लोगों ने सिर्फ ये निकाला है कि ए से बी तक जो काम करेगा तब कितना कितना उसमें चेंजेस आएगा, कितना वर्क उसको करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन हमें क्या करना है, यहां तक जाना है पूरा। तो आप लोग में से कोई मुझे बताएगा कि लिमिट कितनी बनेगी इसकी, बताओ। अगर मैं लिखूं इसको तो इसकी लिमिट कितनी बननी चाहिए, बताओ। अगर यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जा रहे हैं तो लिमिट क्या बनेगी, सागर? अनंत से आर तक, जीरो तक नहीं, जीरो जाएंगे तो फिर लिमिट खत्म हो जाएगी ना। अनंत से आर तक ये लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसका समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू। ये चलो डी डब्ल्यू लिख दो मैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका करेंगे ई डॉट डीएक्स, इन्फिनिटी से आर तक। कहा लेके आ रहे हैं अपन इसको, आर तक। हाँ, तभी तो ला रहे हैं आर तक। यहां से यहाँ लेके आए, फिर यहां से अंदर लेके आ रहे हैं, तो कितनी दूरी तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर दूरी तक लेके आ रहे हैं इसको, इस जगह। इसे समाकलन किया अपन ने पूरा इसका। यहाँ तो फिर तो जीरो हो जाएगा वो इस जगह आने के बाद तो। ठीक है, तो क्या रखेंगे लिमिट अपन इसकी, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक की अपन लिमिट रखेंगे इस पे। ठीक, अब आप ये देखोगे कि ये विभव तो बना ही नहीं। आप कहोगे सर तो वर्क डन निकालना, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, हमें तो विभव निकालना है। तो विभव कैसे बनेगा, पोटेंशियल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जब क्यू का भाग देंगे। लेकिन क्यू तो कितना है, +1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इस पे, है ना। तो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा ये। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि W अपॉन Q तो क्या है, 1 के बराबर है Q की वैल्यू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हम लोग E की वैल्यू यहां से पुट कर दे, इस जगह से समीकरण नंबर 1 से बिल्कुल पुट कर सकते हैं अपन। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर x कैप इनटू dx। ठीक है, यहां तक बस आ गया। अब आप लोग एक चीज देखो कि जो है एक्स कैप इंटू डीएक्स, ये दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स कैप इंटू डीएक्स। ठीक है, हम सोल्व करते हैं तो किसे लिखते हैं, ए डॉट बी को किसे लिखते हैं हम लोग, मोड ए मोड बी कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन एक्स और डी के बीच में तो एंगल जीरो बने, क्योंकि एक्स भी इधर है। क्या, तो बेटा वो मोडलेस ही होता है, वो ए बी लिखते हैं। वो तो अपन क्या करते हैं, उस ऐसे भी लिखने के चक्कर में ऐसे डायरेक्ट शो करते हैं ऐसे, बाकी वहां पे इसका परिमाण आता है, वहां पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं पर उस जगह मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है वो तो अपन क्या ऐसे लिखते थे, ठीक है यार, कौन इतना लिखने बेटे। अगर आपने ऐसे लिखा तो वेक्टर है, ऐसे लिखा तो मॉडुलस है। ठीक है, लेकिन उसको इस मॉडुलस को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं इस जगह से। तो क्या गया, मोड ए मोड बी कोस जीरो, क्योंकि एक्स की और डीएक्स की दिशा एक ही है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों इधर जा रहे हैं। तो आप बताइए ये क्या चीज है, ये यूनिट वेक्टर है, ये एकांक सदिश है। और एकांक सदिश का मापांक कितना होता है, 1। एकांक सदिश जो यूनिट वेक्टर है उसका मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। और डीएक्स का तो डीएक्स ही रहेगा, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें एक्स कैप इंटू डीएक्स का मान कितना मिल गया, सिर्फ डीएक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे इस जगह v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, q भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, इन्फिनिटी टू r और 1/x स्क्वायर इंटू dx बचेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है ना, आते होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1, क्या यही लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल यही लिखते हैं। ठीक है, -2 + 1, तो क्या बन जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं नीचे, है ना, x को, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर आ जाएगा और 1/x यहाँ आ जाएगा, लेकिन लिमिट क्या लग रही है, इन्फिनिटी टू
आर। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे देखो आप, लिमिट पुट कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे अब, 1/∞ कितना होता है, 1/∞ कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी अपने पास के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, अनंत से उसके क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, इसलिए माइनस चिन्ह आया था यहाँ पे। तो आप माइनस को आप छोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड परिमाण लेकर के रख सकते हो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसको अपन क्या बोलते हैं, के बोलते हैं ना, तो के क्यू अपॉन आर यही होता है एकल बिंदु आवेश की वजह से विभव का मान, द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, इतना आता है। यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1/r के समानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। और आप लोग जानते हो 1/r का ग्राफ कैसा आता है, अगर ये पोटेंशियल है, अगर ये r है, तो ग्राफ कैसा आएगा, गिरता हुआ इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक, अब अगर आपसे बोला जाए कि कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के ग्राफ के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है 1/r। ये स्क्वायर है, ये r है। तो आपसे ग्राफ बनाया जाए अगर कि E हो और V हो, दोनों लेना है आपको। तो V के लिए अपन ने क्या बनाया, V के लिए अपन ने बनाया इस तरह से, और E के लिए भी स्क्वायर है, लेकिन क्या ये डबल तरीके से मतलब गिर रहा है। देखो आप, अगर R की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखेंगे अगर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 1/9 हो जाएगा। तो ये और तेजी से गिर रहा है ग्राफ इस तरह से। तो ये वाला तो डेजेस वाला तो E का ग्राफ होता है और ये V का ग्राफ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है बात, वो वाला और तेजी से गिरेगा। ठीक है, इसकी तुलना में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा अध्यारोपण सिद्धांत, है ना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना अपने पास। यानी कि अब अपने पास क्या होगा कि एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है अपने पास। ठीक है, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट चार्ज से Q1 Q2 Q3 अलग अलग डिस्टेंस पे निकाल लो। यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, दूरी R1 ले लो। यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, दूरी R2 ले लो। यहाँ Q3 रखा हुआ है, दूरी R3 ले लो। ऐसे करते करते यहाँ पे QN रखा हुआ है, आर जाएगी। ठीक है, वही चीज है, आपको पता है, हमने निकाला कि एक की वजह से कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज Q1 है, दूरी R1 है, तो ये V1 हो जाएगा। ऐसे ही V2 कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 है, ये R2 हो जाएगा। ऐसे करते कर लोगे VN निकाल लोगे, VN कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ठीक है, ये आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, उनको जोड़ेंगे, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारे वैल्यू की आपको सारे वैल्यू पुट कर दो आप, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या हम v1 का मान पुट करेंगे तो इसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, v1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 डैश 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 Qn अपॉन Rn। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ये आपका आंसर है। समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, अब तो सीख गए आप लोग। 1/4 समीशन i बराबर 1 से लेके n तक Qi अपॉन Ri। सही लिखा मैंने, ठीक है, आया नहीं आया, कौन सा टॉपिक बताया, ये इसी का दूसरा पार्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण सिद्धांत। इसमें निकालना आप लोगों की, अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारे, तो सबको जोड़ देना, बस ये आ जाएगा इसका मतलब। हाँ और क्या, ये अध्यारोपण सिद्धांत लगाया मैंने यहाँ पे, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इतना टफ नहीं है ये, तो इजी सा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं पेपर में, पर क्या डेरिवेशन का चित्र लगा देता।
जो पूछ रहा है वो अब आने वाला है। क्या आएगा अब किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था याद है आपको, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर ना, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर अपन ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। मतलब क्या करेंगे अपन यहाँ पे भी सेम वही चीज करेंगे, अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव का मान निकालेंगे। पर यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम लोगों ने वहां क्या किया था, इलेक्ट्रिक एक्सिस पे निकाला था, फिर इक्वेटोरियल पे निकाला था, अक्षीय रेखा पे निकाला था और निरक्षीय पे निकाला था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हमने याद है आपको एग्जांपल किया था अपन ने, जो अपन ने यहाँ कोई पॉइंट लिया था पी, वहां निकाला था अपन ने, याद हो तो आपको, ठीक है। तो हम वहां पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे यही पे निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला बन के आएगा ना, वो बहुत हेल्प करेगा आपका डायरेक्ट पहचानने में कि अक्षीय रेखा है या निरक्षीय रेखा है, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, देखो। अगर हम लोगों को डायपोल की वजह से निकालना है तो यहाँ पे डायपोल होना चाहिए, बिल्कुल डायपोल होना चाहिए। डायपोल क्या होता है, द्विध्रुव कोण क्या होता है कि जब एक जगह माइनस हो, एक जगह प्लस चार्ज हो, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो, ठीक है। यानी कि अगर ये इसका O पॉइंट है तो ये दूरी A हो और ये दूरी भी A हो, तो टोटल कितनी जाएगी, 2A हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं, इसको, इस व्यवस्था को बोलते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी दिशा कहाँ होती है, डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस होती है। तो ये जो लाइन मैंने कर दी थोड़ी गाढ़ी, ठीक है, इसको कह देंगे अपन डार्क करने, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन है ये विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, इसको बोलते हैं पी वेक्टर, ऐसे आगे अपन लिख देते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम्हें सब मिल जाएगा नोट्स के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो इधर निकाल रहा हूँ ना, निरक्ष पे निकाल रहा हूँ। मैंने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया इस जगह, यहां से यहां तक, इसको नाम दे दिया पी, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने पी, ओ पी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो ओपी की डिस्टेंस होती है वो कितनी लेते हैं अपन, यहाँ पे आपको याद है, हम लेते हैं इसको आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन आर लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है, यहां तक। चलो स्मॉल आर ले लिया। अब स्मॉल आर ले लिया अपन ने डिस्टेंस को, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है बाकी डिस्टेंस, हमें ये भी मिलाना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का इफेक्ट भी चाहिए ना उस पॉइंट के लिए। तो हमने क्या करा है, इसको अलग अलग दूरी मान ली, तो इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ और डायरेक्शन होगी, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, इसलिए इसको परपेंडिकुलर मत मानना। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, सिंपल। अब आपको ये देखना है, अच्छा ये यार में ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा, इसके बीच में ये वाला एंगल थीटा है, यानी थीटा एक एंगल पे झुका हुआ है, जो पी पॉइंट है, ठीक है। और देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक। तो आप लोग ये बताओ, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा इस माइनस क्यू की वजह से, तो आप लोग बोलोगे कि सर V बराबर, माइनस बोला ना मैंने, तो उसको V1 बोलते हैं, एक को, है ना। क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड माइनस क्यू अपॉन, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है बताओ, क्या दूरी R1 है क्या, दूरी R1 है क्या, बिल्कुल R1 है। और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकाला था, के क्यू अपॉन आर, तो मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन आर। अब माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। एक बात बताऊं तो तुम लोगों को, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे ना, तो हमने माइनस प्लस क्यों नहीं लिया था, लेकिन हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये अदिश राशि है, इसलिए अपन दिशा नहीं लिखते, इसके लिए अपन क्या करेंगे, माइनस क्यों लगा के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ प्लस माइनस होगा तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लस प्लस माइनस नहीं लिखा था, यहाँ हम प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है।
और प्लस क्यू की वजह से अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, V2 बोल देंगे उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन R2 दूरी हो जाएगी, है ना, इस बी की वजह से, इस क्यू की वजह से दूरी कितनी जाएगी, R2। चलो बहुत बढ़िया। तो हम क्या जानते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास तो टोटल कितना होता है, दोनों को जोड़ देते हैं अपन, V1 प्लस V2 हो जाता है। सिंपल सी बात है, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 हो जाता है। तो आप लोगों को पता है V1 प्लस V2 हो गया तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ये कहां से लिखा मैंने, दोनों को ऐड कर दिया टोटल निकालने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो तो ऐसे रख दो, तो आगे आप एलसीएम ले लो इसको, बी कितना जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट अब दे दो, ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। अगर हमारे पास R1 R2 डिस्टेंस की वैल्यू होती तो हम यहाँ पुट कर देते, हमारा आंसर आ जाता, पर R1 R2 क्या हमने मन से लिए हैं, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो R1 R2 का मान निकालना है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, तुम लोगों को पता है, हम थ्योरम करते थे, हम रचनाएं करते थे, बीच में रचनाएं क्यों करते थे, ताकि हम क्या है उसका आंसर निकाल सके। यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचनाएं करेंगे कुछ, ठीक है। तो क्या रचनाएं करेंगे अपन, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, एक लंब डालता हूँ इस लाइन, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और इस पे एक लंब डाल दिया, ठीक है, उसका नाम दे दिया ए सी दे दो, ए बी का ना सी दे दो उसको, सी पॉइंट मैंने बोल दिया, ठीक। ऐसे ही इस बी से एक लंब यहां डाल दिया इधर, इसको मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सी और डी। तो ए सी और बी डी हमने क्या बनाए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हमने यहाँ पे, ठीक है, दो लंब डाल दिए, ठीक है। लेकिन ये किस तरह बनाने हैं आपको, पीबी जो पी है, ये पीबी, ये पीबी है, ये लगभग लगभग बराबर होना चाहिए पीडी के। इस तरह से बनाया मैंने ये कि जो पीबी है वो लगभग पीडी के बराबर हो, इस तरह से लंब खींचे मैंने, यानी कि जब ये दूरी आ गई ना आपकी, ये वाली पीबी, ये पीडी लगभग बराबर हो जाए, पीडी दूरी पीडी के लगभग बराबर हो जाए। और एक और कौन सी अपन ने ली थी, ये वाली पी है, जो पी है वो पीसी के लगभग लगभग बराबर हो जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। इसलिए मैंने रचनाएं करी है, मतलब कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि हम इस तरह से मैंने लंब डाला कि जो ये पीडी दूरी है वो पीडी के बराबर हो जाए, ये पी है वो पीसी हो जाए, इस तरह से हमने इस जगह, ठीक। अब क्या ध्यान से देखना आप लोग, हमें पी ए का मान पता है क्या, हम पी ए का मान डायग्राम से आप देखो, पर ये पी ए का मान हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है पी ए का मान है अपने पास पी सी के बराबर है, बताओ, पी ए का मान पी सी के बराबर है, लेकिन पी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी ओ प्लस ओ सी, क्या लिख सकते हैं अपन पी सी को, पी ओ प्लस ओ सी। देखो डायग्राम देखो, ज्योमेट्री चली तो रही थी यहाँ पे ना, पी ओ प्लस ओ सी, तो क्या बन जाएगा पी सी, ठीक है। यहां तक पी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू पी सी, और पी सी किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, ठीक है यहां तक। चलो अब आप देखो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है R1 और पी ओ का मान कितना है, स्मॉल आर, पी ओ का मान कितना है, स्मॉल आर प्लस ओसी, ओसी का मान हमारे पास नहीं है, तो क्या हम यहां से ओसी निकाल सकते हैं क्या, ओसी। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ए सी ओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए सी ओ, ये वाला, इस ट्राइंगल में हम लोग ओसी निकालना चाहें तो क्या मैं कोस ले लूं क्या, कोस, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आप देखोगे इस ट्राइंगल के अंदर तो आधार आपको ओसी दिखेगा, ठीक है, आधार आपको ओसी दिखेगा, ठीक है। और क्या बन रहा है अपने पास, हाँ कर्ण, है ना, कर्ण कितना होगा, ये वाला, ये कर्ण कितना होगा, स्मॉल ए, ठीक है। ये तो अपना लंब था,
ये कर्ण है तो कितना हो जाएगा आधा, ये ओसी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास ओसी अपॉन ए इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ओसी कितना आ गया अपने पास ए कोस थीटा। ओसी कितना आ गया ए कोस थीटा। तो ये कहां पुट कर देंगे अपन इस जगह, यहां पुट कर देंगे ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पीबी। अब हम निकालेंगे पीबी, ये पीबी। तो पीबी किसके बराबर है, पीडी के बराबर है। जो पीबी है वो पीडी के बराबर है। पीबी कहां पर है, ये रहा, और पीडी कहां है, ये रहा। तो पीडी को हम कैसे निकालेंगे, क्या हम पीडी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पीओ माइनस ओडी। देखो अब पीओ माइनस ओडी इज इक्वल टू पीडी आ जाएगा। बेटा बाय वाले बच्चे ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, पीबी पीओ माइनस ओडी इक्वल टू पीडी आ जाएगा। पीओ माइनस ओडी डायग्राम देख लो आप, पीओ माइनस ओडी इज इक्वल टू पीडी, इसलिए पीडी को मैंने क्या लिख दिया, पीओ माइनस ओडी। ठीक है, अब पीबी की वैल्यू वो है आर टू के इक्वल। पीओ कहा है, पीओ ये रहा, पीओ पीओ है अपने पास स्मॉल आर माइनस ओडी। अब ओडी के लिए फिर ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, ये वाला। ठीक है, ओ डी बी ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, ये वाला थीटा एंगल है यहाँ पे इस जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से है ना। क्या बनेगा, ये लो, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आधार कितना हो गया ओडी, और कर्ण कितना हो गया ओबी। क्या बन गया अपने पास ओडी अपॉन ओबी का मान कितना है स्मॉल ए, तो ओडी कितना आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारे पास R1 की वैल्यू भी आ गई, R2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। हम ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। दो वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलना दो, क्या बच रहा है अंदर 1 अपॉन R2। R2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, और ये है मतलब R1 का मान कितना है, ये रहा। R1 का मान R प्लस ए कोस ऑफ थीटा, माइनस की जगह माइनस। R2 का मान कितना है, ये रहा, माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, ए कोस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, R1 और R2, R1 इंटू R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस ए कोस ऑफ थीटा, और R माइनस ए कोस ऑफ थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन के बनने यहाँ पे। अब अपने को कैलकुलेशन करनी बाकी है यहाँ पे, इसलिए अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी सही है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। बाय वाले बच्चे बेटा ध्यान रखना है ना, इधर देखो, सुना नहीं किसी को भी है ना, ध्यान से देखो बोर्ड पे है ना, क्या बन रहा है, ये कुछ कट रहा है क्या, दूर कट रहा है, इस आर से ये आर कट गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग अच्छे जानते हो ना फॉर्मूला, आपको जरूरत नहीं लिखने की, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या आप लोग जानते हो q इंटू 2a का मान p के बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल होता है, ये हमने पढ़ा है। तो v किसके बराबर आ जाएगा, q इंटू 2a को मैं p बोल रहा हूँ, p कोस ऑफ थीटा, इसको मैं k बोल दूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, बिल्कुल बोल सकता हूँ k। ठीक है, तो क्या बनेगा v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप लोग जानते हो जो ये a है, a ये a बहुत छोटा होता है r से, होता है ना, तो ए स्क्वायर लगभग लगभग 0 हो गया ना। अगर a बहुत छोटा होता है तो ए स्क्वायर तो और 0 हो गया। अगर ए स्क्वायर 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको v इज इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, ये हमने किसी भी पॉइंट की बात करें आपसे, वो कुछ ही बोले कि किसी भी बिंदु पे निकालो द्विध्रुव के कारण, इस डायपोल की वजह से आप निकालो किसी भी पॉइंट पे, तो आपको ये फॉर्मूला निकालना होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर
स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछे वो, ठीक है, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछे तो सदिश रूप में अगर पूछे, ये चीज पूछता है कभी कभी इस चीज के लिए, तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म में दिखा दूं। अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछे, सदिश रूप में पूछे ये, तो उसके लिए आप क्या करना, पहले एक चीज देखो आप। अच्छा, अगर मैं लिखूं पी वेक्टर इंटू आर के, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मोड ए मोड बी कोस ऑफ थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको? मोड ए मोड बी कोस ले सकते हैं इसको अपन, बिल्कुल ले सकते हैं। पर आपको पता है पी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मान हो जाएगा 1 और कोस ऑफ थीटा, यानी क्या बना, पी वेक्टर कोस थीटा। क्या बना, पी वेक्टर कोस थीटा। या पी वेक्टर क्यों लगा रहे हो, तो परिमाण हो गया ना, फिर मापांक है, ये तो वेक्टर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो परिमाण लिख दिया अपन ने, पी कोस थीटा। तो जो आपके पास पी वेक्टर और आर केप है, इसका मान कितना आ गया, पी कोस थीटा। कितना आ गया इसका मान, पी कोस थीटा। तो क्या हम पी कोस थीटा की जगह ये लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सदिश रूप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछे तब ये लिख सकते हो। अच्छा, एक बात तो बताओ सागर, कि ये आर केप जो है, आर केप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं सागर, सदिश बटे परिमाण है ना, आर लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, आर ये रहा, तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब बन जाएगा। तो आप इसको ए से भी लिख के आ सकते हो। तो ये वेक्टर फॉर्म है इसका। ठीक है, इस तरह से, तो घबराना नहीं है आपको आंसर में। परिमाण को अपन वेक्टर लाके नहीं लिखते, जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते ना, रिजल्टेंट वैल्यू के ऊपर अपन वो नहीं लगाते हैं, इसलिए अपन उसको ऐसे डायरेक्ट लिया। मैंने, अपन ने क्या लिखा देख, यहाँ पे मैंने लिखा कि वेक्टर पी वेक्टर और आर वेक्टर जो है, इसको मैंने परिमाण लिखने के बाद इसको मैंने पी कर दिया, वेक्टर हटा दिया इस जगह से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिर्फ पी बन गया, और हम क्या लिखते हुए आ रहे हैं, पी लिखते हुए आ रहे हैं। तो पी कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। ये भी सही चीज है, लेकिन आप चाहोगे कि इसका मान रखूं मैं, तो सदिश का आर वेक्टर अपॉन आर, मॉडुलस ऑफ आर होता है या उसका मापांक आर होता है, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आर स्क्वायर आर आर क्यूब हो जाएगा। तो ये भी इसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से, तो ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आप धांसू रिजल्ट देखो, यहाँ पे एक क्या रिजल्ट देखो आप धांसू, आप ये देखो कि हमें निकालना है अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पर ना, एक्सियल पर अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पे थीटा बराबर कितना होता है सागर, 0 होता है। महेश, कितना होता है थीटा बराबर, तनु कितना होता है, कृष्णा, हार्दिक, 0 होता है, 90 डिग्री होता है। कोमल बोले ना, है तो तनु कितना होता है, कृष्णा, और कौन देगा, सिंह, कितना होता है बेटा, अक्षीय रेखा पे थीटा कितना होता है, बोलो, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। 90 किस हो जाएगा बेटा, इधर देखो, आपकी लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन है, ये वाली, अगर ये एंगल थीटा था, ये पॉइंट पी था, अक्षीय रेखा कौन सी थी, ये वाली, ये आपकी अक्षीय रेखा थी। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, धीरे 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 इस पे आ जाएगा, तो एंगल कितना बन गया, यहाँ पे आते आते 0 डिग्री बन गया। ठीक है ना, लेकिन ऊपर जाता तो 90 बनता, वो निरक्षीय रेखा पे अगर वो एंगल यहाँ हो जाता इस जगह, ये वाला, तो 90 बना देता। ठीक है, तो 0 डिग्री हो गया, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है कोस 0। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो अक्षीय रेखा पर या एक्सियल लाइन पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। विभव का मान कितना होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए निरक्ष पे कितना होगा, निरक्ष मतलब इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन पे कितना होगा, तो आप जानते हैं उस पर थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 90 कितना होता है, 0। तो वी का मान कितना आ जाएगा उस पे, 0।
तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि हम लोगों ने क्यों अलग अलग नहीं निकाला, हमने सिर्फ ये फॉर्मूला निकाल लिया जो सबकी जड़ है, दोनों को अपने मान रख दिया। अब आप वो किसी भी जगह पूछे आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जीरो होता है एंगल देखे ना, तो डेरिवेशन करने के बाद जीरो है अपने पे, यानी कि आप इसका मतलब चित्र में ऐसे ये ए है बी है, यानी कि ये मिड पॉइंट है ओ, तो इस वाली लाइन से जितने भी पोटेंशियल गुजरेंगे उन सबका मान जीरो मिलेगा आपको, इस वाली लाइन से या इस तल से, इस तल से इस वाली लाइन से जितनी पोटेंशियल गुजरेंगे, देखे ना डेरिवेशन थीटा का मान कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा मैथमेटिकल देख, के बी कोस अपॉन आर स्क्वायर, अगर थीटा ही 90 डिग्री है तो कोस 90 जीरो होता है। इस वाले पॉइंट पे आने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसकी जीरो मिल जाती है उस जगह करके। अब यहाँ पे क्या है कि एक समान क्षेत्र मिलता होगा या तो उस चक्कर में जीरो जाता होगा, इस वजह से इसको अपन जीरो आंसर आता है। ये मैथमेटिकली प्रूव करके करा है और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करा है, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट इस तल में अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, इस जगह ऐसे रख दूं, तो जो भी तल होगा पूरा इस तल में क्या हो जाएगा, इस वाले जगह पे जहां भी आप पोटेंशियल देखोगे वहां पे उसका मान जीरो मिलेगा उसमें, ये चीज है ना, इस वाली लाइन पे और इस वाले तल पे पूरे पे, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ मान मिलेगा, बस इस जगह आपको कुछ मान नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप तू तू देखता ना कि अपन की वहां पे मान गुरुत्वाकर्षण का मान देखते अपन, यहाँ लगा रहा था यहाँ लगा रहा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, वहां पोटेंशियल की बात हो रही है। अपन 11th क्लास में ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो ग्रेविटी में अपन यहाँ अलग निकालते हैं, यहाँ अलग निकालते हैं, सेंटर में जीरो निकालते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली देखा उन्होंने, फिर मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, और क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 है, 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां से एक चीज पता लगी आपको, क्या पता लगी कि अगर वैसे तेरा आंसर ये हो सकता है सागर कि आप चार्ज को या आप बिंदु को इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो जीरो हो रहा है, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, संरक्षी पथ बन रहा है, वो कंजर्वेटिव बन रहा है, तो कंजर्वेटिव की वजह से भी पोटेंशियल जीरो आ रहा है यहाँ पे। तो इस वाली लाइन पे जो वर्क हो रहा है वो मतलब जो हो रहा है कार्य फोर्स लग रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो संरक्षी है, इस वजह से इस वाले पॉइंट पे जो है आपको पोटेंशियल जीरो मिल रहा है। ठीक है सागर, ठीक है, तो यहाँ तक का आपका ये चीज थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, गोलाकार पिंड पर विभव का मान ज्ञात करना, वही बाहर की तरफ सरफेस पे अंदर की तरफ एक गोले की वजह से आपको ये चीजें निकालनी थी। ठीक है, तो वो जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वही यहाँ पे अपन पोटेंशियल निकालेंगे इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए देखते हैं